चलिए आज हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, संविधानवाद क्या है। ठीक है, कल हम लोगों ने चर्चा किस बात पर की थी, किसकी शीट पे की थी? स्टेट, नेशन, गवर्नमेंट, गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी एंड डिफरेंट टाइप की जो प्रोसेसिंग और सब हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में ये संविधानवाद क्या है। क्या संविधानवाद का मतलब संविधान को फॉलो करना है, या संविधानवाद का मतलब कुछ और भी है? ठीक है, संविधानवाद पर यूपीएससी हर 1-2 साल में सवाल पूछ लेता है कि संवैधानिक सरकार क्या है, विधि का शासन क्या है, इससे संबंधित सवाल पूछ लेता है। लेकिन इससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में संविधान क्या है, और फिर संविधान सबसे पहले कहां से आया और अभी कहां किस स्टेट में चल रहा है। ठीक है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द है उसकी हिंदी में सिंपल हिंदी क्या है? संविधान। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी चीज का गठन करना, बनाना। इसका मतलब है कि यहां कुछ बनाया गया है। क्या बनाया गया है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, नियम एवं विनियमन, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। काय के रूल्स एंड रेगुलेशंस? संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? किसी देश को चलाने के लिए। ठीक है, यानी टू मेक बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट। बिजनेस का मतलब यहां धंधा नहीं है, बिजनेस का मतलब है यहां सरकार का कार्य संचालन। ठीक है, यानी सरकार का जो कार्य संचालन होता है उसके लिए नियम कानून कुछ बनाए गए हैं, उसी को एक्चुअल में अभी हम क्या कहेंगे? संविधान कहेंगे। ठीक है, लेकिन ये फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट है, फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट, यानी मूलभूत विधिक दस्तावेज है। यानी ये रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ ऐसे हैं कि बहुत व्यापक नहीं है, कुछ ही है, ज्यादा लंबे चौड़े नहीं है। बाकी पूरे देश को चलाने के लिए तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए, बहुत सारे लॉ चाहिए। वे लॉ इस पर ही बनेंगे जो रूल्स एंड रेगुलेशन संविधान में है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट। यानी जितने भी बाकी लीगल एक्टिविटीज होंगी उनका फंडामेंटल कौन है? उनका आधार क्या है? यानी बाकी के सारे नियम कानून लॉ बनेंगे वो किस पे बनेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन पे बनेंगे। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट। ये क्या और क्या करता है? संविधान एक फ्रेमवर्क सेट करता है, सेट फ्रेमवर्क, एक ढांचा तय करता है जिसमें किसी देश का पॉलिटिकल सिस्टम काम करता है। किसके लिए? पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, यानी किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसे चलेगी उसको कौन तय कर देता है? कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमारे देश की केंद्रीय सरकार किस तरह की चलेगी, राज्य सरकार किस तरह की चलेगी, ये सब चीजें हमारे संविधान में बताई गई हैं। तो समझ में आया संविधान एक्चुअल में क्या है? संविधान इज नथिंग बट अ फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट विच सेट अ फ्रेमवर्क, एक ढांचा तय करता है किसके लिए? पॉलिटिकल सिस्टम फॉर ए कंट्री। ठीक है, एक देश की राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक ढांचा तय करता है और जिसके आधार पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं। इसमें भी कुछ होते हैं, बाकी और भी बनाए जाते हैं। इसीलिए इसे फंडामेंटल कहा जाता है, जिसके आधार पर सरकार चलती है, देश की राजनीतिक व्यवस्था चलती है। ये होता है संविधान। ठीक है, इंग्लिश शब्द हमको उतना स्पष्ट नहीं करता जितना हिंदी का शब्द कर सकता है। विधान मतलब विधि। ठीक है, लेजिस्लेशन यानी कि एक्ट, कानून। शम माने जो, इकट्ठा कर दो उनको, यानी विधियों का जो योग है वही क्या है? संविधान है। इसका मतलब क्या है कि सारी विधियां इसमें निहित होती है? नहीं,
जो कुछ मूलभूत विधियां हैं, फंडामेंटल जो लीगल लॉ है, ठीक है, जो मूलभूत विधियां हैं उनको एक जगह एकत्रित कर दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। ठीक, आपने एक बात सुनी होगी, ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है ना? तो क्या सच में ब्रिटेन का संविधान अलिखित है? अरे हमको अपने दादा दादी की कहानियां सुनाते हैं तो वो तो याद रहती नहीं है। ब्रिटेन वालों को कानून कहां से याद रहेगा? कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन थोड़ी है। जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन नहीं है तो कहां से याद रखेंगे? इसका मतलब है कि वो भी नियम कानून लिखे गए होंगे, कहीं तो लिखे गए होंगे, लेकिन फिर भी हम ब्रिटेन के संविधान को नॉन रिटन बोलते हैं, अलिखित संविधान बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के संविधान को लिखने के लिए कोई सभा नहीं बनाई गई थी, वो समय समय पर डेवलप होता रहा, और इसीलिए ब्रिटेन के संविधान को क्या कहते हैं पता है? चाइल्ड किसका? इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता का शिशु, एंड कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस, संयोग एवं बुद्धिमत्ता का शिशु कहा जाता है ब्रिटेन के संविधान को। क्यों? जैसे जैसे संयोग बनता गया वैसे वैसे बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके करके कानून को लिखते चले गए। ऐसा नहीं था कि एक साथ बैठ करके इकट्ठा लिखा गया, यानी विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसका संविधान लिखित ना हो, रिटन फॉर्म में ना हो। लिखा सभी देशों का संविधान है, लेकिन कौन लिखित होगा कौन अलिखित होगा, यानी कौन लिखित है कौन गैर लिखित है, कौन रिटन है कौन नॉन रिटन है, ये इस बात से तय होता है कि किस देश के संविधान को संविधान सभा के द्वारा बैठ के लिखा गया और किस देश के संविधान को बैठ के नहीं लिखा गया। समझ में आया? तो अब हम कह सकते हैं कि हाँ, ब्रिटेन का संविधान नॉन रिटन है, गैर लिखित है। आप किसी को भी सवाल पूछेंगे वो बेवकूफ बन जाएगा। आप बोलो भाई कैसे नहीं है लिखित, वो तो लिखा हुआ है, कैसे याद रखेंगे? वो बेचारा चक्कर खा के मर जाएगा वहीं। तो बात तो तुम सही कह रहे हो, अभी तक तुम्हें गलती करते आया था क्या? बोला से तुम लिखित मानो, वो पक्का लिखित मानता रहेगा अगर तुम्हारे अंदर उसकी क्रेडिबिलिटी है। लेकिन अगर आप उसे ये बताएंगे कि भाई ऐसा नहीं होता है, बल्कि रिटन और नॉन रिटन क्लासिफाई करने का जो तरीका है वो ये है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सभा के द्वारा बैठ के लिखा गया था या फिर नहीं। क्लियर है? तो ब्रिटेन के संविधान को क्या कहते हैं हम लोग? चाइल्ड ऑफ इंटेलिजेंस एंड, कम से कम इतना लिख लो। मेरे ख्याल से ये आप सब लोगों के लिए नया चीज होगा। खूब संविधान पढ़े, संविधानविद बैठे हुए हैं यहाँ। संविधान निर्मात्री सभा के जो अध्यक्ष थे उनकी दादा दादियां बैठी हुई हैं। अब आप लोग खूब पढ़ के आना, जितने डाउट हो वो सब लेके आना। पता चल गया ब्रिटेन के संविधान क्या बोलते। अच्छा, किसने कहा था? नहीं, कहा किसने था इसको? किसी ने तो कहा होगा ना। बना लिया? संयोग एवं बुद्धिमत्ता का शिशु कहा जाता है। अब
हुआ, धीरे धीरे वहां जब सहयोग मिलता रहा, बुद्धिमत्ता आती रही, जब जब इंसिडेंट्स हुए तब तब कुछ विधियों का निर्माण कर लिया गया। इसीलिए संविधानवाद का जनक किस देश को कहते हैं? इंग्लैंड को कहते हैं। ठीक है, तो लिख लें इस बात को। संविधानवाद का जनक किसको कहते हैं हम लोग? ब्रिटेन को कहते हैं, सॉरी इंग्लैंड को कहते हैं, ब्रिटेन नहीं। स्पेशली पूछा जाए तो इंग्लैंड लगाना है, उसके बाद लिख सकते हैं कि हाँ ब्रिटेन। ठीक है, और इंग्लैंड और ब्रिटेन में क्या अंतर है वो हम बता चुके हैं। तो यहां से संविधान का उद्भव हुआ। एक्चुअल में हुआ क्या था कि ब्रिटेन में मोनार्कियल सिस्टम चला आ रहा था। मोनार्कियल सिस्टम चला आ रहा था। इस मोनार्कियल सिस्टम को बाद में उखाड़ फेंका गया ब्लडलेस रिवॉल्यूशन के थ्रू। 1688 में एक गौरवपूर्ण या रक्तहीन क्रांति हुई थी, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। इसे ग्लोरियस रिवॉल्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ब्लडलेस थी। यानी ब्रिटेन में जब क्रांति हुई थी, ब्रिटेन की क्रांति हुई थी, तो ब्लडलेस थी, रक्तहीन क्रांति या गौरवपूर्ण क्रांति। क्रांति का मतलब क्या होता है? क्रांति का मतलब कुछ वैसा है जिसमें आमूलचूल रेडिकल चेंज लाया जाता है, जिसके थ्रू आमूलचूल परिवर्तन लाया जाता है। इसीलिए 1857 के संग्राम को क्रांति कहते हैं, ना कि आंदोलन। आंदोलन किसी एक विशेष मांग या मुद्दे को लेकर के होता है, जबकि क्रांति पूरे सिस्टम को चेंज करने के लिए होती है। और मोनार्कियल सिस्टम को वहां से लगभग एक तरीके से हटा दिया। निरंकुश शासन जो राजा का हुआ करता था, उस राजा को हटा दिया गया, और उस राजा का नाम था जेम्स सेकंड। क्या नाम था? जेम्स द्वितीय था। इस जेम्स द्वितीय नाम के राजा को हटा दिया गया, और क्या आया? अब राजतंत्र तो अभी भी था, लेकिन अब डेमोक्रेसी ले आए लोग, लोकतंत्र। ठीक है, इसलिए सबसे पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत भी कहां हुई? इंग्लैंड में या ब्रिटेन में। समझ में आया? डेमोक्रेसी कैसे कि अब राजा जो किंग हुआ करता था वो सिर्फ नाम मात्र का रह गया था। ठीक वैसे ही जैसे आज हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, लोकतंत्र इंडिया और ब्रिटेन दोनों में है। इंडिया और ब्रिटेन दोनों में डेमोक्रेसी है, क्योंकि सरकार का जो मुख्य काम है, जो एग्जीक्यूटिव है, जो लेजिस्लेटिव है, ठीक है, कम से कम दो सरकार के मुख्य विधि बनाने वाले और विधि का लागू करने वाले दोनों के दोनों चुने जाते एक तरीके से। ठीक है, यहां भी डेमोक्रेसी दोनों जगह है, लेकिन यहां की डेमोक्रेसी अलग है और यहां की डेमोक्रेसी अलग है। क्योंकि ये रिपब्लिक डेमोक्रेसी है और ये मोनार्कियल डेमोक्रेसी है। यहां राजतंत्रीय लोकतंत्र है और यहां गणतंत्रीय लोकतंत्र है। यानी हमारे देश का हेड चुना जाता है। समझ में आया? हमारे देश का राष्ट्रपति चुना जाता है। इसका मतलब जब किसी देश का मुखिया, हेड ऑफ नेशन इज इलेक्टेड, इट इज नॉट क्रेडिटेड विद हेरिडेटरी बेसिस, आनुवंशिक आधार पर उसको नहीं मिलता, तो उसको बोलते हैं रिपब्लिक सिस्टम। समझ में आया? और जब किसी देश का मुखिया आनुवंशिक तौर पर नियुक्त होता रहता है, आता रहता है, उसे बोलते हैं मोनार्कियल सिस्टम। डेमोक्रेसी इस आधार पर कि क्या उस देश की नीतियां बनाने में जनता की इच्छा का सम्मान किया जाता है। अगर wish of people is being respected in the policy formulation of that particular country, then it can be called as democratic. तो हम उसे लोकतांत्रिक देश कहेंगे।
समझ में आया? तो हमारे देश की नीतियों में, ब्रिटेन के देश की नीतियों में उस देश की जनता का सम्मान होता है, जनता के प्रतिनिधि जाके नीति बनाते हैं, कानून बनाते हैं, को लागू करते हैं। लेकिन हेड ऑफ नेशन हमारे यहाँ चुना जाता है और उसके यहाँ अभी भी आनुवंशिक होता है। इसलिए इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो रिपब्लिक डेमोक्रेसी है, गणतंत्रात्मक लोकतंत्र है, जबकि ब्रिटेन में राजतंत्रात्मक लोकतंत्र है। समझ में आया? लोकतंत्र की व्यवस्था कहां से हुई? ब्रिटेन से। डेमोक्रेसी कहां से आया? और संविधान का जन्म भी कहां हुआ सबसे पहले? ब्रिटेन में। ठीक। अब हुआ क्या था कि जब यहां जेम्स द्वितीय के शासन को तख्ता पलट कर दिया गया, इतनी जबरदस्त भीड़ लगी थी इसके महल के सामने कि जेम्स द्वितीय को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। इसीलिए बिना किसी हिंसा के ही ये रिवॉल्यूशन हो गई। इसका मतलब ये है कि रिवॉल्यूशन होने के लिए जरूरी नहीं है कि हिंसा हो, क्योंकि रिवॉल्यूशन के जरिए लोग आमूलचूल परिवर्तन चाहते हैं, रेडिकल चेंज चाहते हैं, इसीलिए वो क्रांति के दौरान हिंसा करने से चूकते भी नहीं है। अगर वो रेडिकल चेंज इटसेल्फ हो गया होता, स्वयं से हो गया होता, तो शायद हिंसा की आवश्यकता नहीं होती, वायलेंस की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अगर चेंज नहीं हो रहा है तो वायलेंस इज द फर्स्ट वेपन। तो हिंसा उनका प्रमुख और पहला हथियार होता है। समझ में आया? क्लियर है इसकी बात? जब जेम्स द्वितीय को हटा दिया गया तो फिर उसके बाद उसकी पुत्री मैरी, ठीक है, और मैरी का जो पति था विलियम, इन दोनों को शासक बनाया गया संयुक्त रूप से, यानी राजा इनको घोषित कर दिया गया। इनसे कहा गया कि आप सिर्फ नाम मात्र के हो, यू आर नॉमिनल हेड, हम जो कहेंगे उस पर साइन कर देना, ज्यादा बकवास की तो जूते मारेंगे। ठीक, जैसे उनको हटाया है तुमको हम सम्मान करने के लिए तुम्हारे परिवार को तुमको रख रहे हैं, इसलिए ध्यान से समझना। और जो देश का हेड होता है वो हमारे देश में भी किसी पार्टी का हेड नहीं होता है, तो ये भी किसी पार्टी के हेड नहीं रहे होंगे ना, ये तो मुखिया एक तरीके से आनुवंशिक तौर पर आ रहे हैं। जबकि लोकतंत्र को चलाने के लिए जनरली पार्टी सिस्टम चलता है, दलीय प्रणाली चलती है, चलता है ना। तो उस लोकतंत्र को चलाने के लिए तो जब ब्रिटेन में लोकतंत्र आया, डेमोक्रेसी आई, तो व्हिग पार्टी सत्ता में आई थी। कौन सी पार्टी? उस पार्टी का नाम था व्हिग। और सबसे पहली पार्टी थी जिसने सबसे पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत ब्रिटेन में करता थी। इस बात समझ में? यानी कुल मिलाकर के अगर आप लिखना चाहें तो रख सकते हैं। हो गया? यानी ब्रिटेन से डेमोक्रेटिक सिस्टम की शुरुआत हुई, ब्रिटेन से कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हुई, संविधान की शुरुआत हुई। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब, कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की अगर हम बात करें, संविधानवाद की बात करें, तो सिर्फ कानून बना लेने से कोई देश संवैधानिक नहीं हो जाता। कानून बना भर लेने से कोई देश संवैधानिक नहीं हो जाता। मैंने कहा कि चलो हम लोग संविधान बना रहे हैं, मैंने लिख दिया, आप सभी मेरे दास हो, इज इट रियली कॉन्स्टिट्यूशनल?
मैं तो कह दूंगा देखो संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन क्या वास्तव में ये संविधान है? नहीं। संविधानवाद वो है जो स्पिरिट ऑफ इक्वलिटी की बात करे, स्पिरिट ऑफ फ्रीडम पर काम करे, जहां स्वतंत्रता की और समानता की भावना हो, क्लियर, जहां फ्रेटर्निटी का दायरा हो, जहां लोग एक दूसरे को बराबर समझते हो, इक्वलिटी हो, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, सरकार अपनी मनमानी नहीं चला सकती, सरकार किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि सरकार कानून की है, जहां एक स्वतंत्र न्यायिक सिस्टम हो, जुडिशियल सिस्टम इंडिपेंडेंट रूप से काम करता हो, जहां सरकार पर लोगों का नियंत्रण हो, ऐसी स्थिति को कहेंगे संविधानवाद। जहां ऐसा ना हो कि संविधान के फॉलो करने के चक्कर में जो मूलभूत मानव अधिकार हैं उनको इग्नोर कर दिया जाए, नहीं, मूलभूत मानव अधिकारों का सम्मान करते हुए भी कानून का शासन बनाए रखना ही संविधानवाद कहलाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहलाएगा। समझ में आया? इसलिए संविधानवाद की शुरुआत धीमे धीमे ब्रिटेन से हुई 1688 का दौर, फिर उसके बाद 1776 अमेरिका का दौर आ गया, ठीक है। और अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ? 1787 ठीक। एक फिलाडेल्फिया कन्वेंशन किया गया था, फिलाडेल्फिया कन्वेंशन के तहत संविधान लिखने का काम सौंपा गया और फिर उसके बाद इसे लागू कर दिया गया। यानी कहने का मतलब यह है कि अब मामला यूएसए में पहुंच गया और यूएसए में फंडामेंटल राइट का लगभग बाद में हुआ, ये बात अलग है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स का जन्म यहाँ हो गया था। ठीक, उसके बाद मामला 1789 तक पहुंच गया, ठीक है। ये यूएसए का फ्रीडम है, इंडिपेंडेंस है। 1789 तक पहुंच गया तो मामला फ्रेंच रिवॉल्यूशन तक आ गया और फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही वो पहली रिवॉल्यूशन थी जिसमें इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड फ्रीडम जैसे नारे लगाए गए, लिबर्टी, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व। समझ में आया? यानी सभी लोग समान हैं और जब सभी लोग समान हैं